हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ALP का भी एक सीरीज चला रहे हैं और आज उस सीरीज का 9वां दिन है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग समय को ना व्यतीत करते हुए अपनी रेलवे की तैयारी को बेहतरीन करते हैं और बेहतरीन प्रश्नों के साथ बेहतरीन तैयारी में जुट जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन तभी मिलता है जब वीडियो क्या होता है चलता है, थोड़ा सा व्यूज आता है, लेकिन अभी वो कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग अपने कार्य को शुरू करते हैं, अपने रेलवे की आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतर सेटों का प्रदर्शन करते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं। तो चलिए आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी सेट को निपटाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी होती है, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है काइटिन। काइटिन कवक की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, किससे बनी होती है, तो काइटिन से बनी होती है। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न का थोड़ा सा इन ऑप्शनों को भी देखते हैं। सेलुलोज जो होता है, ये सेलुलोज जो होता है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक ठीक है, यूकैरियोटिक में ये सेलुलोज होता है वह किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति में जो होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जिस प्रकार से कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, उसी प्रकार से यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। उसी तरह से प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति जो होती है वह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो बात समझ में आ गया। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, आज का दूसरा प्रश्न, ठीक है, आज का दूसरा प्रश्न देखिए ये है, क्या है, कह रहा है गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे, यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, उस बिंदु, ठीक, उस बिंदु का नाम क्या है, उस बिंदु का नाम क्या है, तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। क्या नाम है, जो ऑप्शन डी में है सेंट्रोमियर, ऑप्शन डी सेंट्रोमियर इस प्रश्न का उत्तर है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है, तो सेंट्रोमियर जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कितना बेहतरीन है। ठीक है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। तो ये इसमें से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, मतलब कंपाउंड नहीं है, उसको देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है कि ऑप्शन बी जो कि हीरा लिखा हुआ है। क्या है, हीरा। हीरा ऑप्शन बी, ये इसका यौगिक नहीं है, ये इसका क्या है, अपर रूप है। जो हीरा है ये इसका क्या है, अपर रूप है, अपर रूप है। क्या है, अपर रूप है। ठीक है ना, अपर रूप है। क्या लिखा है, ये अपर रूप। हीरा जो है ये कार्बन का क्या है, अपर रूप है। ठीक है, अपर रूप है। बात समझ में आया, अपर रूप है। अब ये जो डोलोमाइट, संगमरमर और चाक जो है ये कार्बन के क्या है, यौगिक है। क्या है, ये कार्बन के यौगिक है, जबकि हीरा क्या है, ये अपरूप है लेकिन इसका यौगिक नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं कार्बन जो होता है, कार्बन को सी से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका परमाणु भार 12 होता है। ठीक है, ये होता है हमारा कार्बन। ठीक है, कार्बन जो होता है ये हम लोग इसका अध्ययन कार्बनिक यौगिक में करते हैं, कार्बनिक रसायन में इसका अध्ययन करते हैं। जो कार्बन होता है, ठीक है, ये कार्बन जो होता है इसके 3 अपर रूप होते हैं। क्या होते हैं, 3 अपर रूप। ठीक, 3 अपर रूप। ठीक है, मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं क्या है। पहला क्या है, हीरा। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, उसके बाद से फ्लोरीन। ठीक है, जो हीरा होता है ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है। जो हीरा होता है वो ताप और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का कुछ सुचालक होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन जो हीरा होता है ताप और विद्युत का कुचालक होता है। समझ में आया। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बेहतरीन प्रश्न है, ये कई पेपरों में रिपीट हुआ है। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो किसका योग होता है, तो वो होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन किस में दिख रहा है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन जो ए है, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या जो मैकेनिकल एनर्जी होता है इसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, बोला जाता है। जो गतिज ऊर्जा होता है उसको कैनेटिक एनर्जी बोला जाता है, प्लस जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेसिक एक फार्मूला है, समझिए। ठीक है, जो कैनेटिक एनर्जी होता है इसको गतिज ऊर्जा तो कहा ही जाता है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, हाफ mv² होता है। जो ये m होता है ये द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान। जो v होता है ये क्या होता है, वेग होता है। जो ये पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, जो m होता है ये द्रव्यमान होता है, ये क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, और जो g होता है ये क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, जो h होता है ये क्या हमारा होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, क्या होता है, ऊंचाई, ये सही कर लीजिएगा, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्थितिज ऊर्जा जो होती है, तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ kx²। ये जो k होता है ये क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक होता है। जो x होता है लंबाई में परिवर्तन के बारे में। ठीक है, x जो होता है लंबाई होता है, और जो k होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक होता है k। ठीक है, तो ये हुआ थोड़ा सा इसके बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस क्या करते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण जो होता है जमीन। ठीक है, जमीन पर दौड़ता बालक, जमीन पर, ठीक है, दौड़ता बालक। ठीक है, जो दूसरा जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, चलती हुई बस या ट्रेन, ये क्या होता है, इस कैनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा सा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि दबा हुआ गद्दा, क्या होता है, दबा हुआ गद्दा, क्या होता है, दबा हुआ गद्दा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। जैसे तना हुआ गुलेल, ठीक, तना हुआ गुलेल। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा वो मिट गया है। ठीक है, पहला क्या होता है, दबा हुआ गद्दा, क्या होता है, दबा हुआ गद्दा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तना हुआ गुलेल। ठीक है, अब देखिए इसके बहुत ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। छत से लटका हुआ पंखा, ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। स्प्रिंग या क्या होता है कि जैसे दबा हुआ स्प्रिंग। ठीक है, तना हुआ स्प्रिंग। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
ये देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती। तो देखिए सबसे पहले कि जो ध्वनि होती है वह किससे गुजरती है, तो देखिए वायु से भी गुजरेगी, तरल पदार्थ में, ठोस में, तो किस में नहीं गुजरती है, निर्वात में ये नहीं गुजरती है। जो ध्वनि का माध्यम होता है, ध्वनि किस माध्यम में गुजर नहीं सकती है, तो निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है। ध्वनि जो होती है निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी, निर्वात में, ध्वनि निर्वात में क्या होती है, निर्वात से गुजर नहीं सकती है, ट्रेवल नहीं कर सकती है, यात्रा नहीं कर सकती है। कौन, ध्वनि जो होती है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, ध्वनि गमन निर्वात में नहीं कर सकती है। ठीक है, निर्वात में ये नहीं गमन कर सकती है, बाकी इन तीनों में कर सकती है। थोड़ा सा आप देखते हैं कि इस प्रश्न में, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये क्या दिया है, पदार्थ, क्या है, पदार्थ। ठीक है, तो देखिए ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल क्या होती है, सर्वाधिक होती है या अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है। किसमें, ठोस में अधिक होती है। ठीक है, लेकिन यहीं पे समझ लीजिए कि जो गैस होता है, गैस में क्या होता है, कम होता है। गैस में क्या होता है, कम होता है। ये इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठोस में सबसे अधिक, ठीक है, उसके बाद से द्रव में उससे कम, ठीक है, गैस में सबसे कम क्या होता है, ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, ये लाइन है, तो यहाँ पे क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अधिक मतलब ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है, गैस में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ये वायु है। ठीक है, तो वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और देखिए सर्वाधिक किस धातु में होती है, ठीक है, किस तत्व में होती है, मतलब किस धातु में होती है। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम में सर्वाधिक होता है, कितना होता है, ठीक है, 6420 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए ये तत्व है। ठीक है, यह एक तत्व है, एल्युमिनियम तत्व जो होता है, इसमें इसका ध्वनि की चाल कितना होता है, 6420 होता है। ये बात याद रखिए, सर्वाधिक होता है, तो अधिक किसमें होता है, एल्युमिनियम में। ठीक है, कितना होता है, तो 6420 होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, इतना। ठीक है, ठोस में सबसे अधिक होता है, लेकिन किस तत्व में अधिक होता है, ठीक, तो एल्युमिनियम तत्व में सबसे अधिक होता है। ठीक है, जो एल्युमिनियम एलिमेंट है इसमें 6420 मीटर प्रति सेकंड की वेग से क्या होता है, ध्वनि ट्रेवल करता है या तो गमन करता है। समझ में आ गया। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, ये देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि लॉग वाला क्वेश्चन है, जो अम्ल क्षार वाला है, हाँ, तो उसमें ये इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लॉग बेस 10 पे लेके हम लोग H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात कर देंगे यहां से, तो ये निकल के आएगा 5। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ऑप्शन इसका वो सी सही था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं ये क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन C12 के एक मोल में कितने परमाणु होंगे। तो कार्बन के एक मोल मतलब कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो इसमें होते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या इसी को बोला जाता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे, तो 6.02 इंटू 10⁻23 मोल होंगे। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है कि वीडियो लंबा ना हो, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा जल्दी फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्या कर रहा है, यदि डोब्राइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और क्या है, एंटीमनी, ठीक है, तो तीसरा इस त्रिक का तीसरा सदस्य कौन सा होगा। ठीक है, फास्फोरस P, एंटीमनी Sb। ठीक है, तो अगला जो तत्व होगा वो क्या होगा, आर्सेनिक। क्या होगा, आर्सेनिक होगा। ठीक है, आर्सेनिक जो है इस तत्व का अगला मतलब इन दोनों के बाद तीसरा जो होगा वो तत्व होगा। अब थोड़ा सा डोब्राइनर आया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस थोड़ा सा करते हैं, डोब्राइनर जी के बारे में। ठीक है, डोब्राइनर जी ने ये नियम दिया था कि तत्वों को परमाणु
भार के आधार पे रखा जाएगा। किसके आधार पे? परमाणु भार के आधार पे, परमाणु भार के आधार पे रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, परमाणु भार के आधार पे इन्होंने नियम दिया। लेकिन इन्होंने ये बोला था जो त्रिक होंगे, त्रिक के जो तत्व होंगे समान, ठीक है, समान गुण प्रदर्शित करेंगे, समान गुण प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तीसरा जो बात है वो क्या इन्होंने बोला था, ये नियम दिया था कि पहले, ठीक है, पहले और तीसरे का, ठीक है, योग क्या होगा? दूसरे के बराबर होगा। इन्होंने ये नियम दिया था। ठीक है, यह नियम दिया था इन्होंने 1829 में। कब दिया था? 1829 में ये नियम दिया था। ठीक है, और इन्होंने त्रिक बनाए थे। तो जिसमें पहला इनका ट्राइड्स क्या बना था लिथियम, ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, ये पहला इनका ट्राइड्स था। दूसरा ट्राइड्स इन्होंने क्या बनाया था? दूसरा ट्राइड्स बनाया था क्या बनाया था? क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये बनाया था। तीसरा जो तीसरा जो बनाया था इन्होंने, तो वो क्या बनाया था? तीसरा थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग, क्या बनाया था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद से जो तीसरा इनका जो था तो वो क्या था? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, ये इनका 3 टार्ट्स थे। ये चौथा टार्ट्स इनका था। ठीक है, जिसमें ये इन्होंने बताया था। तो ये आर्सेनिक, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन किसमें? ऑप्शन ए में सही है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग जो बेकिंग पाउडर होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन जो बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक अम्ल का क्या होता है? मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। ये हमारा बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक अम्ल का, तो इसको बेकिंग पाउडर बोला जाता है। ये हमारा बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन सी है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न ये देखिए, बेहतरीन सा प्रश्न है। ठीक है, कह रहा उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? हार्स पावर है। हार्स पावर है, जिसको हम एचपी से डिनोट करते हैं। एक एचपी बराबर क्या होता है? एक एचपी, एक हार्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, 746 वाट होता है। ठीक है, बात समझ में आया? अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के। देखिए उद्योगों में शक्ति की इकाई वाट है। ठीक है, तो इसका बेसिक यूनिट क्या था? शक्ति का हम लोग वाट में मापते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, हाँ, ये प्रश्न देखिए, ये कह रहा है, इस प्रश्न का उत्तर सुनिएगा। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर 1 सेकंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर अगर कोई दूसरी ध्वनि आती है तो वो हमको स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, थोड़ा कम सुनाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए कम से कम 1 सेकंड का अंतराल होगा, तब हमें आवाज वो क्या होगी? स्पष्ट सुनाई देगी। अगर उसी दौरान कोई दूसरी बात कही जाएगी तो हमें स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। बात समझ में आ गया? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग ये कह रहा है कि 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है। 2 या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है? यौगिक बनता है। 2 या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। इस ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में ऑप्शन ए में दिया हुआ है। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, कह रहा है किसी फूल में मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। तो किसी फूल में मादा प्रजनन के हिस्से को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडप कहा जाता है। थोड़ा सा पुष्प आया है, तो पुष्प के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा पुष्प के बारे में समझ लेते हैं। पुष्प के दो भाग, एक पहला भाग क्या होता है, पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर, और दूसरा भाग होता है जयांग। ठीक है, पुंकेसर जो होता है वास्तविक नर भाग होता है, और जो जयांग होता है ये क्या होता है, मादा भाग होता है। क्या होता है, मादा भाग होता है। ठीक है, ये पुष्प के दो भाग हैं, पुंकेसर और जयांग। जयांग को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडप कहते हैं। ठीक है, बस समझ में आ गया। तो इस प्रश्न से इतना ही, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है। तो हमको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, m क्या होता है, हमारा द्रव्यमान होता है, ये क्या होता है, त्वरण होता है, F क्या होता है, बल होता है। बात समझ में आ गया। तो इसमें देखते हैं कि F इक्वल टू क्या होगा, ma, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, कह रहा है कि ये देखिए, ये प्रश्न अच्छा सा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो जो चालक में विभवांतर बनाए रखने के लिए मदद करता है वो हमारा क्या होता है, सेल या क्या होता है, सेल या बैटरी। क्या होता है, सेल या बैटरी होता है। ठीक है, सेल या बैटरी होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, सेल या बैटरी होता है विभवांतर की चालक में विभवांतर बनाए रखने के लिए हमारा क्या मदद करता है, सेल या बैटरी। अब थोड़ा सा कुछ यंत्रों के बारे में दिया हुआ है, जैसे एमीटर विद्युत धारा नापने के काम में आता है, जो ये वोल्ट मीटर होता है, दो बिंदुओं के बीच विभव को नापने में आता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये भी विद्युत विभव या विद्युत धारा मापने के काम में आता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। तो दिल की धड़कन जो है स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। दिल की धड़कन क्या है, स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। क्या है, दिल की धड़कन स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, बाकी सब स्वैच्छिक क्रिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, कह रहा है कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो जो कोक होता है इसका उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कोक का प्रयोग किया जाता है। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में कार्बन अपचयन एजेंट के रूप में कौन काम करता है, तो कोक होता है। जो अपचयन एजेंट के रूप में कार्य करता है वो कौन होता है, कोक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, ये हमारा आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न था। थोड़ा वीडियो अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर करिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर करने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, चाहे किसी भी माध्यम से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।